गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 कक्षा 12 बायो विषय जीव विज्ञान। ठीक है, फर्स्ट का चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। आज सेकंड का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का। ठीक है, फर्स्ट का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम सेकंड का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन, और जनन कौन सा होगा यहाँ पर? लैंगिक जनन। कौन सा जनन? मोस्टली कौन सा जनन होता है? लैंगिक जनन होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट। और कौन सा हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यानी आवर्तबीजी पादपों के अंदर कौन सा जनन देख रहे हैं हम यहाँ पर? लैंगिक जनन। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या बात आती है। हमने कहा था कि कोई भी पुष्प जो होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक भाग कौन सा होता है? सहायक भाग। और एक भाग कौन सा होता है? जनन भाग। जनन भाग। सहायक भाग कौन कौन से होते हैं? इसको हमने 2 भागों में बांटा। बाह्य दल पुंज, जिसको इंग्लिश में क्या कहा था? कैलिक्स। और दूसरा कौन सा होता है? दल पुंज, जिसको बोलते हैं कोरोला। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जनन भाग जो होता है इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कौन सा होता है? पुमन। और एक कौन सा होता है? जायन। ठीक है, इस लेसन के अंदर हम जनन भागों के बारे में वर्णन करेंगे। सहायक भागों का जो वर्णन हम 11वीं क्लास में कर चुके हैं। इसकी इकाई जो होती है, यानी इसकी इकाई जो होती है क्या कहलाती है? बाह्य दल। क्या कहलाती है? बाह्य दल। इसकी इकाई जो होती है वो क्या कहलाती है? दल। ठीक है, सेपल पेटल। इस प्रकार से इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। पुमन जो होता है, यानी यहां पर बात करते हैं किसकी? पुमन की बात करते हैं। इसमें इसकी जो इकाई हमने यहां पर देखी है वो क्या कहलाती है? पुंकेसर। और इसकी इकाई क्या कहलाती है? अंडक। क्या कहलाती है? अंडक। पुंकेसर जो होता है इसको कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। एक तो होता है पराकोष, और एक क्या होता है? पूतंतु। एक तो क्या होता है? पराकोष, और एक क्या होता है? पूतंतु। हालांकि कुछ बुक के अंदर ये भी बता रखा है कि इसको 3 भागों में इसको बांटा जाता है। कितने भागों में बांटते हैं इसको? 3 भागों के अंदर इसको बांटते हैं। यानी कुछ बुक के अंदर बता रखा है, लेकिन हम जो मोस्टली देख रहे हैं यहाँ पर, यानी इसको केवल 2 ही भागों में बांटेंगे। एक तो कौन सा? यानी
पराकोष और एक कौन सा पढ़ते हैं यहाँ पर हम पुंतंतु के बारे में। ठीक है, उसी प्रकार से जो अंडक जो होता है इसको कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। एक तो होता है वर्तिकाग्र, एक होता है वर्तिका और एक होता है यहाँ पर अंडाशय। ठीक है, तो ये हम इसके पीछे वाले लेसन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे किसकी, केवल हम यानी इस लेसन के अंदर केवल जनन भागों का ही वर्णन है। टॉपिक हमारा कौन सा है कि आवर्तकीय पादपों के अंदर लैंगिक जनन या जनन। शॉर्टकट में इसको क्या बोल सकते हैं हम, यानी आवर्तकीय पादपों में जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी जनन भाग। ये मैं पूरा क्लियर कर देता हूं। देखो लिख रहा हूं, आवर्तकीय पादपों में जनन। कौन से पादपों में, आवर्तकीय पादपों में जनन। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं किसकी, पुंकेसर की। किसकी बात करते हैं, पुंकेसर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेमन। ठीक है, अगर पुष्प की आकृति हम इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे ऐसे तो बनाते हैं। ये भाग जो होता है क्या कहलाता है, पराकोष। ये क्या कहलाता है, पुतंतु। और दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, पुंकेसर। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यानी पराकोष और पुतंतु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पुंकेसर का निर्माण करते हैं। यह आवर्तकीय पादपों की क्या होती है विशेषता। उसी प्रकार से ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। ये क्या होता है, वर्तिका। और ये क्या होता है, अंडाशय। ठीक है, ये तीनों सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं, अंडक का। यह मादा भाग होता है, मादा जनन भाग है। जबकि ये कौन सा भाग है, यानी नर जनन भाग है। ठीक है, उसको हम यहां से पकड़ते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, पुष्पवृंत। इसको क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत। इसको बोलते हैं जहां पर पूरा का पूरा पुष्प टिका हुआ होता है, उसको क्या कहा जाता है, पुष्पासन कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। उसी प्रकार से ये हमेशा कैसे रंग के होते हैं, हरे। और ये हमेशा कैसे रंग के होते हैं, रंगीन। ये क्या कहलाते हैं, बाह्य दल। और ये क्या कहलाते हैं, ओनली दल। ठीक है, शायद यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं इसको क्या करता हूं कि आवर्तकीय पादपों में पुंकेसर को 2 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। कुछ बुक के अंदर इसको, यानी कुछ बुक के अंदर इसके 2 भाग बता रखे हैं, कुछ बुक के अंदर इसके कितने भाग बता रखे हैं, 3 भाग। तो चलो तीनों के यहां पर वर्णन कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूं, आवर्तकीय पादपों में पुंकेसर को तीन भागों में
विभाजित किया जाता है। यानी आवृत्तिविजी जो पादप जो होते हैं, यानी आवृत्तिविजी पादप कौन से होते हैं? ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर सभी भाग जो होते हैं वो क्या होते हैं? विकसित होते हैं। सभी भाग क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो यानी आवृत्तिविजी पादप जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, कितने भागों में इसको बांटा गया है? 3। एक तो कौन सा होता है, यानी जिसको बोलते हैं परागकोश, दूसरा कौन सा बता दिया यहाँ पर? भूतंतु, और तीसरा कौन सा होता है यहाँ पर? योजी। अगर 2 की बात आती है तो 2 तीर रहेंगे, एक तो कौन सा रहेगा? परागकोश, और एक कौन सा रहेगा? भूतंतु। अगर तीसरे की बात आती है तो तीसरा कौन सा करेंगे हम यहाँ पर? योजी के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एंथर। इसको लिखते हैं फिलामेंट, और ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जैसे देखो ध्यान से, ऐसे बनाते हैं। ये तो क्या होता है? परागकोश। ये क्या होता है? भूतंतु। और ये क्या होता है? योजी। ठीक है, ये तो क्या होता है? परागकोश। नीचे वाला ये जो यानी भूतंतु और परागकोश आपस में जिस बिंदु के द्वारा जुड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है? योजी। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी कनेक्शन। इन दोनों का कनेक्शन करने का कार्य जो यहाँ पर किया जाता है, यानी भूतंतु और परागकोश का, वो कौन करता है यहाँ पर? योजी के द्वारा। ठीक है, इस परागकोश के अंदर यहाँ पर क्या होती है? इस प्रकार से परागकण पाए जाते हैं। इसमें क्या मिलते हैं? परागकण, जो किसमें सहायक होते हैं? निषेचन में सहायता करते हैं। ठीक है, ये परागकण जो होते हैं किसमें सहायता करते हैं? निषेचन के लिए सहायता करते हैं। अब देखो पुंकेसर के शीर्ष भाग में हम बता सकते हैं कि परागकोश पाए जाते हैं। इनकी आकृति किसके नुमा होती है? छत्रक नुमा होती है। इसके अंदर 2 पालियां पाई जाती हैं। देखो अब थोड़ा सा और बताता हूं साथ साथ में। मैं यहां पर ही लिख रहा हूं, परागकोश की अनुप्रस्थ, किसकी? परागकोश की अनुप्रस्थ काट, यानी किसकी काट? परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, देखो जब भी इसका डायग्राम बनाते हैं ऐसे, इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। इसके अंदर क्या होती है? लेयर पाई जाती हैं। ये संरचना किसकी बना रहे हैं हम? परागकोश की। ठीक है, इसके सबसे बाहरी आवरण यानी कौन सा होता है? एपिडर्मिस। ऐसे इसकी संरचना होती है। ये क्या होते हैं? लघुपजाणुधानी। ठीक है, ये क्या होते हैं? लघुपजाणुधानी। ये संरचना जो हमने यहाँ पर बनाई है इस प्रकार से, ये किसकी संरचना है? यानी परागकोश की अनुप्रस्थ काट है। किसकी अनुप्रस्थ काट है? परागकोश की। इससे नीचे वाला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल बस इतना ही देखना है। इसके सबसे बाहर वाली जो लेयर जो होती है, ये लेयर,
इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। दूसरी जो लेयर होती है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एंडोथीसियम। तीसरी जो लेयर जो होती है इसको बोलते हैं मिडल लेयर। मिडल लेयर। और सबसे अंदर की तरफ जो होती है उसको बोलते हैं टेपिडम। और ये हमेशा किस में होती हैं? सीक्वेंस में होती हैं। ये फर्स्ट लेयर यानी प्रथम परत है, ये दूसरी परत है, ये तीसरी परत है, और ये कौन सी परत है? चौथी। ये सबसे बाहरी होती है, ये इसके नीचे पाई जाती है, ये सब यानी इसके नीचे पाई जाती है। और सबसे अंदर की तरफ कौन सी होती है? टेपिडम। यहां पर ये जो देख रहे हो आप ये बिंदु, इसको बोलते हैं योजी। और ऐसे, ठीक है। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, या इसको बीजाणु जनन सेल्स भी कहा जाता है। जनन कोशिका भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण। क्या पाए जाते हैं? परागकण, ठीक है। और परागकण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। अब देखो, परागकोश दो प्रकार के होते हैं। अगर परागकोश इस प्रकार से इसको हटा दूं मैं, यानी किसको हटा दिया है? यानी इसको हटा दिया है। इसको हटाने वाली यानी इसको जब हटा देते हैं तो परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती है? यानी कि एक पालित होता है तो इसका मतलब दो लघु बीजाणुधानी होती हैं, ठीक है। अगर पूरा बनाते हैं तो इसके अंदर कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं? दो, ठीक है। तो ये यानी परागकोश की जो अनुप्रस्थ काट जो होती है इसमें कितने परतें पाई जाती हैं? 4 परतें पाई जाती हैं। 4 परतें कौन कौन सी होती हैं? सबसे बाहरी जो परत होती है वो कौन सी होती है? एपिडर्मिस। दूसरी जो परत होती है वो कौन सी होती है? एंडोथीसियम। तीसरी कौन सी होती है? मिडल लेयर। और चौथी कौन सी होती है? टेपिडम, ठीक है। सबसे टेपिडम जो होती है ये किसके सहायता से जुड़े होते हैं? बीजाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा जुड़े होते हैं। और बीजाणु जनन कोशिकाएं जो होती हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। और ये परागकण जो होते हैं किसमें सहायक होते हैं? जनन में। किसमें सहायक होते हैं? जनन में, ठीक है। अगर संरचना इस प्रकार से बनाते हैं तो इसका मतलब ये जो परागकोश है ये कैसा है? एक पालित। कैसा है? एक पालित। अगर पूरी संरचना बन जाती है तब किस प्रकार का होता है? द्विपालित। कैसा होता है? द्विपालित, ठीक है। अब देखो, यहां पर कुछ मैं बात आपको बता रहा हूं, कुछ बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं जो साथ साथ में आपको लिखनी भी है। पुंकेसर को परागकोश, या चलो लिख लेते हैं पुंकेसर को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। शीर्ष भाग में परागकोश पाया जाता है। परागकोश पाया जाता है। शीर्ष भाग में क्या मिलता है? परागकोश। जैसे इस प्रकार से आकृति हमने बनाई थी ऐसे। शीर्ष भाग में क्या पाया जाता है? परागकोश, ठीक है। और आधार भाग में क्या पाया जाता है? पूतंतु। आधार भाग में क्या मिलता है? पूतंतु।
ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि शीर्ष भाग में प्राकोष पाया जाता है जिसकी आकृति छत्र के समान होती है। यदि नोट लग बात लिख रहा हूं, यदि प्राकोष में दो कोष्टक, मतलब कोष्टक का मतलब क्या बता दिया हमने यहां पर, लघु बीजाणु धानी। कोष्टक का मतलब क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होती है। यदि प्राकोष में दो कोष्टक होते हैं, क्या होते हैं, प्राकोष में दो कोष्टक होते हैं, तो उसे एक पालित, इंपोर्टेंट बात है, एक पालित प्राकोष कहते हैं। एक पालित प्राकोष कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत बार पूछा भी गया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि एक पालित जो प्राकोष जो होता है वो किस में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, यानी एक दो, जैसे मैंने बता दिया मालवेसी कुल में, कौन सी कुल में, मालवेसी कुल। जैसे एग्जाम्पल बता दिया हमने यहाँ पर, जैसे कि बात करते हैं भिंडी, कपास, मैंने क्या लिखा है, कपास, भिंडी इत्यादि। ठीक है, तो नीचे वाला जो नोट्स अगर हमने जो बात लिखी है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि प्राकोष में दो कोष्टक पाए जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वह एक पालित प्राकोष होता है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि एक पालित जो प्राकोष जो होता है इसके अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती हैं, तो आप क्या बताओगे, दो। यदि कोई भी प्राकोष एक पालित है और उसमें कितनी लघु, यानी उसमें कितनी लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, दो। उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूं दोबारा, यदि प्राकोष में चार कोष्टक होते हैं तो उसे, चार कोष्टक होते हैं तो उसे द्विपालित प्राकोष कहते हैं। कैसा प्राकोष कहते हैं, द्विपालित प्राकोष कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लगभग, यानी सभी पादप, और अबाउट का मतलब होता है लगभग सभी पादपों के अंदर कैसा प्राकोष पाया जाता है, द्विपालित प्राकोष पाया जाता है। ठीक है, ये बात आप समझ भी गए होंगे कि एक पालित प्राकोष कौन सा होता है और द्विपालित प्राकोष कौन सा होता है। ठीक है, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो, एक पालित और द्विपालित का मतलब मैंने यहाँ पर जो बताया है, जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, इसकी अगर जैसे आप करके बनाते हैं तो देखो, एक पालित जो प्राकोष होते हैं इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूं। एक तरफ मैंने क्या लिखा है, एक पालित प्राकोष, और एक तरफ मैंने क्या लिखा है, द्विपालित
प्राकोष। ठीक है, एक पालिप जो होता है इसकी आकृति हमेशा इस प्रकार से होती है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है, प्राकोष, और नीचे ये क्या है, उदंतु, और ये क्या कहलाता है, योजी। ये क्या कहलाता है, योजी। उसी प्रकार से अगर द्विपालित की बात करते हैं, इसकी आकृति होती है इस प्रकार से। देखो बच्चों, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट हो रहा है कि एक पालित में केवल एक घुंडीनुमा संरचना होती है। पूतंतु जो होते हैं ये संरचना किस प्रकार की होती है, धागेनुमा। और प्राकोष जो होते हैं ये या तो होते हैं घुंडीनुमा, या फिर किस प्रकार के होते हैं, छत्रक। कैसे होते हैं, छत्रक। ठीक है, ये प्राकोष कैसा है, द्विपालित, और ये प्राकोष कैसा है, एक पालित। इसमें कितने यानी कितने कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, 2। ये क्या है, प्राकोष, और ये क्या है, पूतंतु, जिसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। और यहां पर ये क्या होता है, क्योजी। ठीक है, अब देखो एक पालित के अंदर यानी आकृति जो होती है इस प्रकार से होती है, जैसे इसको हम बोल सकते हैं लघुजन ध्वनि, लघु तीजाणु ध्वनि। कितनी होती है संख्या में, 2। और इसके अंदर लघुजन ध्वनि कितनी होती है, 1, 2, 3 और 4। इसमें क्या लघु 4 लघु तीजाणु ध्वनि। ठीक है, तो ये था एक पालित प्राकोष और द्विपालित प्राकोष। आज की क्लास में केवल इतना ही करेंगे, शायद आप समझ गए होंगे। कल यानी जो इसकी परतें मैंने आपको बताई है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, एंडोथीसियम, या इसको एंडोडर्मिस भी बोलते हैं, मिडल लेयर और टेपिडम, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी बातें हम कल करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।